नमस्कार। टेस्ट शेड्यूल आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और उसके अनुसार इंडियन पॉलिटी में हमारा पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। दूसरा टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है संविधान का निर्माण। तो पहला टॉपिक संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास का तात्पर्य है ब्रिटिश युग में, भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो भारत में शासन प्रशासन के लिए जो कानून बनाए गए ब्रिटिश संसद के द्वारा, उनके बारे में जानना। एक प्रकार से समय समय पर भारत में जो संविधान लागू किए गए 1773 से लेकर के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक, उनके बारे में जानना। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1773 से पहले आ गई थी, लेकिन ब्रिटिश संसद ने 1773 में फोकस किया। तो जब आप इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको उस समय के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। यानी आपने आधुनिक भारत पहले पढ़ा हुआ, तब समझ में आता है कि 1773 ही क्यों, ब्रिटिश संसद को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कानून बनाना पड़ा भारत में प्रशासन के लिए। तो पॉलिटी में शायद आप ये ठीक से ना समझ पाए। ये टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का और वहीं पर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन चूंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और एम लक्ष्मीकांत में पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो इसको हम छोड़ नहीं रहे। जितना इसमें है उतना समझ लेते हैं, बाकी हम आधुनिक भारत में डिटेल में समझेंगे। तो आप देखिए, कंपनी का शासन दो भागों में संवैधानिक विकास को बांट दिया जाता है, 1773 से 1858 तक, और उसके बाद जब कंपनी का शासन खत्म हुआ और क्राउन का शासन शुरू हुआ, यानी कि ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया भारत पर, तो फिर 1858 के एक्ट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक ये हमारा सिलेबस है। बहुत ही मोटा मोटा यहाँ पर आपको चीजों को समझना है। तो जब आप देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय शासन के लिए पास किया गया पहला एक्ट था। इससे पहले ब्रिटिश संसद ने जो भी कानून बनाए थे वो ब्रिटिश संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का मामला था, लेकिन यहां पर भारत में शासन के लिए। तो मकसद क्या था, जैसा मैंने अभी बोला कि सब इतिहास का विषय है, यहां पर हम सीधे सीधे देखते हैं कि प्रावधान क्या थे। इससे पहले भारत में ब्रिटिश कंपनी के 3 केंद्र थे, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। अब कोलकाता को मुख्य केंद्र बनाया गया और बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल की हैसियत प्रदान की गई, और बंगाल के गवर्नर जनरल को काम करने के लिए एक परिषद, एक काउंसिल, एक टीम दी गई, जिसमें गवर्नर जनरल के अलावा 4 मेंबर और रखे गए। तो आप देख सकते हैं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पर नाम उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब आप इतिहास की किताब में जाएंगे तो आपको वॉरेन हेस्टिंग्स की टीम के 4 मेंबर्स के भी नाम पता चल जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि प्रश्न इतिहास का है कि संविधान का है, आपके लिए तो एक नंबर है। तो फिलिप फ्रांसिस से लेके बॉरवेल से लेकर के आपको तमाम नाम चारों के चारों देखने होंगे। जहां पर जरूरत होगी मैं आपको सभी फैक्ट बताऊंगा। मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से अधीन नहीं किया गया। कुछ विशेष मामलों में, युद्ध जैसी परिस्थितियों में वो अपने निर्णय भी ले सकते थे या ब्रिटेन स्थित संचालकों से भी वो निर्देश प्राप्त कर सकते थे। इससे आगे चल करके दिक्कतें आएंगी।
एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे थे और उसके साथ अन्य न्यायाधीश भी थे। मेरी सलाह है कि आप ये सभी नाम, यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के पांचों लोग, गवर्नर जनरल मिलाकर के, और चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर्स, इनको जरूर बुक में से याद करें। इसी तरीके से और कुछ चीजें 1781 में एक अमेंडमेंट करना पड़ा। अमेंडमेंट यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया और इसके थ्रू कुछ व्यवस्थाएं की गई। खास तौर पर भारत में जो एक टकराव की स्थिति बन गई थी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच में, उसको क्लियर कर दिया गया। राजस्व मामलों में, सैन्य मामलों में, आप समझिए अधिकतर मामलों में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और पिट्स इंडिया एक्ट ने जो व्यवस्था बनाई वो बहुत थोड़े से मामूली फेरबदल के साथ 1858 तक चलती रही। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसने ब्रिटेन में एक द्वैध व्यवस्था, एक ड्वेल सिस्टम लागू किया। इसने कंपनी के 2 मालिक बना दिए। एक वर्ग जो कंपनी के प्रोप्राइटर्स का था, जो कंपनी के मालिक थे, शेयर होल्डर्स थे, उनका समूह था, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरे तरीके से ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार का हिस्सा था। तो कंपनी को कहा गया कि वो अपने राजनीतिक और ट्रेड, वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग रखे। कंपनी के ट्रेड में ब्रिटिश संसद और सरकार टांग नहीं अड़ाएगी, लेकिन कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं, क्योंकि 1784 आते आते कंपनी ने भारत में बंगाल पर पूरा कब्जा कर लिया था। बंगाल उनका अब एक अधीन राज्य था। इसके अलावा मैसूर वॉर हो चुकी थी। कंपनी अब एक व्यापारिक कंपनी की बजाय भारत में एक पॉलिटिकल पावर, एक रीजनल पॉलिटिकल पावर बन गई थी। मराठों और मैसूर और अवध की तरह अब कंपनी भी भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति थी, तो इसलिए कंपनी को नियंत्रित करना जरूरी था। तो नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो 2 पॉइंट। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, प्रीलिम्स में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि किस एक्ट में सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, या फिर ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के राजनीतिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण कब दिया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में एक काम और भी किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, अगर इसमें कहीं मेंशन हो तो उसमें एक मेंबर कम कर दिया गया था। इसमें नहीं है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अगर आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल प्लस 4 थे, 4 सदस्य थे, और वॉरेन हेस्टिंग्स को काफी समस्याएं आती थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, गवर्नर जनरल प्लस 3 किया गया, मेंबर्स की संख्या घटाई गई। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि अभी भी बहुमत से काम करना था, गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी। तो 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के चलते गवर्नर जनरल को एक असाधारण शक्ति प्रदान की गई। क्यों की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। दरअसल जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया कि आपको भारत में गवर्नर जनरल बन करके जाना है, तो उसने अपनी कुछ डिमांड रखी सरकार के सामने, जिसे माना गया।
लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जिन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में सरेंडर किया था जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने। तो कॉर्नवालिस को भी एक मौका चाहिए था, जो उनके माथे पर कलंक लग गया था अमेरिका में। तो भारत तो आए, बट उन्होंने कहा कि वीटो पावर चाहिए। अगर उनकी काउंसिल के तीनों मेंबर भी उनके खिलाफ हों, तब भी वो हो सके जो वो चाहते हैं। कंपनी उस समय मैसूर के साथ वॉर में उलझी हुई थी। फर्स्ट और सेकेंड मैसूर वॉर में अंग्रेजों की हार हुई थी, तो सरकार ने कॉर्नवालिस की बात मान ली। दूसरे, ये स्पष्ट हो चुका था कि भारत में जो कंपनी है उसकी राजनीतिक सत्ता का आधार सेना है, और सेना में जो सबसे महत्वपूर्ण है सेनापति या कमांडर इन चीफ, उसके साथ गवर्नर जनरल के अगर मतभेद होंगे तो काम चल नहीं पाएगा। तो कॉर्नवालिस ने वीटो पावर के साथ साथ सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी मांगा अपने लिए, और उसकी दोनों मांग मान ली गई। इसके बाद 1858 तक बहुत थोड़े से बदलाव हुए। 1793 का चार्टर एक्ट आया। आप देखिए 1793 से आप हर 20 साल के ऊपर चार्टर देखेंगे। 1793, 1813, 1833, 1853 और 1793 से पहले 1773। हर 20 साल पर। ये 20 साल पर इसलिए क्योंकि ब्रिटिश संसद जब कंपनी के लिए और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के लिए कानून बनाती थी, तो उसको एक सीमित अवधि के लिए अधिकार दिया जाता था। न सिर्फ भारत में ट्रेड करने का, बल्कि भारत में प्रशासन करने का भी अधिकार सीमित अवधि के लिए था, 20 वर्षों के लिए। चार्टर माने अधिकार पत्र। तो वो अधिकार पत्र या लाइसेंस रिन्यू कराना होता था हर 20 साल के बाद। इसलिए आप 20-20 साल के अंतर पर देखेंगे 1784 और जो अमेंडमेंट्स थे वो बीच में लाए गए थे। तो 1793 के चार्टर में क्या चीजें हुई? कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई थी वो परमानेंट कर दी गई कि वो आने वाले गवर्नर जनरल्स को भी रहेगी। इसके अलावा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो थी उनके ऊपर और ज्यादा कंट्रोल दिया गया। जो भारत में कमांडर इन चीफ था, यानी कि जो ब्रिटिश सेना का भारत में कमांडर था, उसकी शक्ति में थोड़ी सी कमी थी। वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होगा ही ऐसा जरूरी नहीं रहा। इसके बाद आप देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट है, यहां से ब्रिटिश संसद की पॉलिसी कंपनी को लेकर के बदलने लगी। सबसे पहले तो जो ट्रेड मोनोपोली थी, भारत में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश सिटीजन व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं इसका मतलब ये था कि अब पूरे ब्रिटेन को भारत को लूटने की छूट दे दी गई। पहले वो छूट सिर्फ कंपनी को थी। बट अगर मैं इस तरह से जाऊंगा तो इतिहास में जाना होगा, तो इतिहास की क्लास में जाएंगे। लेकिन दो मामलों में अभी भी कंपनी का एकाधिकार या मोनोपोली मेंटेन रही, चाय और चीनी। इसके अलावा 1813 के चार्टर में कुछ और व्यवस्थाएं थी, आप देख सकते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए आप, भारत के ब्रिटिश इलाकों में जो लोग रहते थे उनके बीच में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था। यही वो व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि वो प्रत्येक वर्ष शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपए खर्च करे। ये सब डिटेल आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे।
20 साल बाद 1833 का चार्टर आया और 1833 के चार्टर आते आते भारत के इतिहास में बहुत परिवर्तन हो चुके थे। बहुत परिवर्तन का मतलब ये है कि अब अंग्रेज भारत में पंजाब को छोड़ दिया जाए, पंजाब और सिंध दो इलाके छोड़ दिए जाए तो लगभग पूरा भारत अंग्रेजों के प्रत्यक्ष या संधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था। प्रभाव में भी नहीं, प्रभाव में तो पंजाब और सिंध भी थे, बट बाकी पूरा भारत नियंत्रण में था, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। तो फिर बंगाल का गवर्नर जनरल जरा मिसफिट शब्द हो जाता था, तो भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1833 के चार्टर के पास होते समय भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। केंद्रीकरण किया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को जो कानून बनाने का अधिकार था वो छीन लिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटिश भारत में कानून बनाता था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि अपना बिजनेस समेट लीजिए। अब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर काम करिए, प्रशासनिक निकाय के तौर पर काम करिए। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। ऊपरी तौर पर कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद या रोजगार को हासिल करने से रोका नहीं जाएगा। हालांकि ये हुआ नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, ये सब 1784 के एक्ट में भी कहा गया था। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी जल्दी ले रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इसको मैं आधुनिक भारत में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना हिस्ट्री के साथ मिला करके इसको पढ़ाना ठीक नहीं है ना। रटाना अलग चीज होती है, बट रटने से फायदा नहीं होगा। तो हम डिटेल में इसको हिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लीजिए, जितना जल्दी इस बुक में दिया गया है कि भाई 4 पेज में खत्म कर दिया गया। तो 1853 का चार्टर, 1853 का चार्टर कंपनी के लिए जितने भी चार्टर थे उनमें अंतिम था, क्योंकि इसके बाद तो कंपनी खत्म हो जाएगी। एक नई काउंसिल बनाई गई जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली CLA या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। एक तरह की छोटी संसद। 6 नए सदस्य जोड़ दिए गए। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया गया। मैकाले कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ। ये सब चीजें यहां पर आकर के कंपनी शासन समाप्त हो जाता है। 1853 के चार्टर में एक खास बात थी, उसमें कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए विस्तार नहीं दिया गया था। उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि अगले आदेश तक। तो ब्रिटिश संसद अपना मन बना चुकी थी कि अब कंपनी को भारत से हटा देना है। और जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ, ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश सरकार को एक बहाना मिल गया और कंपनी समाप्त कर दी गई। तो अगर विद्रोह ना होता 1857 का, तब भी कंपनी को समाप्त होना ही था। तो यहां पर एक पहलू है संवैधानिक विकास का। 1858 से लेकर के 1947 तक ये अलग है।
तो इसको जिन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट पढ़ा हुआ है या आधुनिक भारत की रीडिंग ली हुई है उनकी समझ में आसानी से आ जाएगा, बाकी लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब मॉडर्न इंडिया की वीडियो डाली जाएगी संवैधानिक विकास की, वहां पर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया और महारानी विक्टोरिया थी। गवर्नर जनरल का जो पदनाम बदला गया, वायसराय शब्द आ गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि 1858 से पहले भारत में गवर्नर जनरल होता था, 1858 के बाद वायसराय हो गया। ऐसा नहीं है। दरअसल दो व्यवस्थाएं, गवर्नर जनरल और वायसराय और ब्रिटिश क्राउन। तो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि वायसराय था। वायसराय किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन को। और भारत में एक तरह से समझिए कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो था गवर्नर जनरल। तो इन दोनों को एक्स ऑफिसियो रखा गया। वास्तव में वायसराय की नियुक्ति की जाती थी जिसके पास गवर्नर जनरल का भी चार्ज होता था। इसलिए आप आगे चल करके देखेंगे आधुनिक भारत में कि कुछ ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनको वायसराय नहीं कहा गया, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट या तो वो स्टेपेंट थे, स्थानापन्न थे, या उनकी नियुक्ति वायसराय के तौर पर नहीं हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग जो कि इस एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, वो प्रथम वायसराय भी बने। ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। शासन की द्वैत प्रणाली खत्म कर दी गई। एक नया पद सेक्रेटरी इंडिया, भारत का राज्य सचिव बनाया गया और ये राज्य सचिव मंत्री होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत का शासन सीधे तौर पर ब्रिटेन के हाथों में चला गया। तकनीकी तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस दिन यह अधिनियम पारित हुआ, नवंबर 1, 1858, लॉर्ड कैनिंग ने जब घोषणा करी इलाहाबाद में, उस दिन से लेकर के और अपनी आजादी तक हम लोग तकनीकी तौर पर ब्रिटेन का हिस्सा थे, ब्रिटेन के नागरिक थे। वो बात अलग है कि ब्रिटेन ने अपने नागरिकों जैसा व्यवहार हमारे साथ किया नहीं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई और अब वास्तव में दो लोग भारत के भाग्य विधाता थे। ब्रिटेन में भारत सचिव और भारत में वायसराय। जो करना होता था ये दोनों लोग मिलकर के करते थे। चूंकि 1858 का एक्ट विद्रोह की परिस्थितियों को संभालने के लिए बनाया गया था और उसमें भारत संबंधी प्रशासन में कोई बदलाव नहीं किया गया था, बड़ा बदलाव नहीं किया गया था, इसलिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम बनाया गया। दरअसल विद्रोह के कारणों की जांच पड़ताल करते हुए ब्रिटिश सरकार इस मत पर पहुंची थी कि भारत में शासन करने के लिए जरूरी है कि भारतीयों का सहयोग लिया जाए। सिर्फ क्लर्कों और सैन्य कर्मियों के तौर पर ही नहीं, थोड़ा बहुत नीति निर्माण में भी कम से कम ये तो पता रहे कि जो पॉलिसी बन रही है उसको लेकर के भारत में जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है वो किस प्रकार की सोच रखता है। तो भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक समझा गया, इसीलिए भारत परिषद अधिनियम में कुछ व्यवस्थाएं की गई। कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। कौन कर सकता था? वायसराय। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ये तीनों नाम पूछे जा सकते हैं।
किन भारतीयों को किया गया? वो जो अंग्रेजों के नीतियों के समर्थक थे, जो भारत में ब्रिटिश राज के समर्थक थे। तो सही मायनों में तो ये भारतीयों की आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी शुरुआत हुई। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, विकेंद्रीकरण। अभी आपने देखा पीछे वाले एक्ट में, जब 1833 का एक्ट था, मोस्ट सेंट्रलाइज्ड मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स की कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई थी। भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बनाता था। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। यहाँ पर दोबारा से मद्रास और बॉम्बे को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में भी विधान परिषदों का गठन हुआ। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्रणाली, लॉर्ड कैनिंग ने अब डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के आधार पर काम करना शुरू किया। बिना अपनी काउंसिल की मंजूरी के ऑर्डिनेंस, वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया विशेष परिस्थितियों में, जो 6 माह के लिए होता था। इसके बाद 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, भारतीयों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हालांकि बहुमत जो है वो सरकारी सदस्यों का ही रहेगा। धीरे धीरे जो काउंसिल है उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएंगे, जैसे बजट पर बहस करने और प्रश्नकाल जैसी व्यवस्थाएं भी शुरू होंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार संघ, विश्वविद्यालय, इनकी सिफारिश पर इनके प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। धीरे धीरे दायरा बढ़ेगा। जब आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इसको पढ़ते हैं तो आपको एक क्रमिक विकास दिखाई देता है और आप ज्यादा आलोचनात्मक नहीं होते हो कि ठीक है, अंग्रेज धीरे धीरे एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। बट जब आप इसको आधुनिक भारत में पढ़ोगे तब आपको चालाकियां समझ में आएंगी, तब आपको इन कानूनों की कमियां समझ में आएंगी। कैसे आप ये सिर्फ दिखावा था और भारतीयों को वास्तविक शक्तियां ट्रांसफर नहीं की जा रही थी, ये सब आपको इतिहास में समझ में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ तो बस आप देख लीजिए कि क्या क्या था। 1909 बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संवैधानिक विकास में, क्योंकि इसी वर्ष से भारत में चुनाव प्रक्रिया का आरंभ हुआ। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये चुनाव प्रक्रिया सांप्रदायिक आधार पर थी। तो हम बात कर रहे हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आकार में वृद्धि हो गई, आप देख सकते हैं। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, अगर आप शुरुआत से देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, तो 1+4, फिर 1+3, फिर 1+4, फिर उसके बाद वो संख्या बढ़ती चली गई और गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है वो गवर्नर जनरल के अलावा उसमें 8-9 मेंबर हो गए, लेकिन अन्य सदस्यों की संख्या जो कि विधायी सदस्य कहलाते थे वो 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में संख्या अलग अलग थी, एक समान नहीं थी, लेकिन अभी भी सरकारी बहुमत बना हुआ था। हालांकि प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत था। विधान परिषदों का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर आप कोई प्रस्ताव रख सकते थे। पहली बार वायसराय के साथ भारतीयों को नियुक्ति दी गई। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे जिन्हें की विधि विभाग दिया गया था।
लेकिन इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी बुराई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। इसके बारे में आप आगे इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे। अधिकतर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि ये वो तत्व था जिसने भारत विभाजन की नींव रखी, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व। क्राउन शासन के अधीन जितने भी संविधान बनाए गए, उनमें 1909 का अधिनियम सबसे छोटा रहा। 1909 में बना और 1919 10 साल के अंदर एक नया कानून आ गया, और वो कानून था मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 के एक्ट के माध्यम से प्रांतों को थोड़ी सी स्वायत्तता दी गई। 1935 में जो हम प्रांतीय स्वायत्तता देखेंगे, यहां पर उसका थोड़ा झलक दिखाई दिया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग लिखा गया, जिससे कि राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हो। कैसे नियंत्रण कम हो? प्रांतों की विधानसभाओं को अधिकार दिया गया कि वो अपने कानून खुद बना सके, अपनी सूचियों पर अपने कानून बना सके। हालांकि केंद्रीय नियंत्रण किसी भी प्रकार से कमजोर हुआ नहीं। फिर प्रांतीय विषयों को दोबारा से दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और अहस्तांतरित। हस्तांतरित और अहस्तांतरित का अंतर यह था कि वो विषय जो गवर्नर जनरल, प्रांतों में गवर्नर और उनके जो मिनिस्टर्स थे उनके हाथ में था, वो आरक्षित कहलाया, और जो सब्जेक्ट चुने गए प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए वो हस्तांतरित कहलाया। काट दो, तुम बाद में, तो बाद में काट दो, रोको मत। इसका सेकंड पॉइंट आप देखिए, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। जो हस्तांतरित विषय थे उनके ऊपर गवर्नर का लगभग एकाधिकार था, जबकि जो आरक्षित विषय थे उसमें गवर्नर अपनी काउंसिल के जो मेंबर होते थे, कार्यपालिका परिषद के जो मेंबर होते थे, उनकी मदद से शासन करता था, और ये मेंबर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यही व्यवस्था डायआर्की या द्वैत शासन कहलाया। हालांकि ये असफल हो गया, कई कारण थे असफल होने के, वो हम बाद में देखेंगे। कई चीजें पहली बार थी, जैसे कि द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन। आधुनिक राज्यसभा लोकसभा की तरह दो सदन हो गए, और अधिकतर सदस्य अब प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आ रहे थे, नामांकन कम हुआ। वायसराय की काउंसिल में जो 6 मेंबर थे, इनमें से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। उन 3 में कमांडर इन चीफ यानी कि जो सेनापति होता था वो शामिल नहीं था। 1909 के अधिनियम में जो पृथक निर्वाचन शुरू किया गया था मुस्लिमों के लिए, उसे बढ़ाया गया सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए। अंग्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को लगातार आगे बढ़ा रहे थे।
हालांकि अंग्रेज कहेंगे कि नहीं, ये भारत में अलग अलग वर्गों को जिनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं था उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास था। तो वास्तव में ये कितना ईमानदारी भरा प्रयास था और कितनी इसमें कुटिलता थी, ये हम इतिहास में समझेंगे। सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार 1909 में भी था, उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, फिर भी व्यस्त मताधिकार नहीं था। संपत्ति, कर और शिक्षा मुख्य तत्व थे कि आप मतदान कर सकते हैं या नहीं। लंदन में हाई कमिश्नर, एक नया ऑफिस बनाया गया और भारत सचिव के वर्कलोड को कम किया गया। भारत सचिव के द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को दे दिया गया, हाई कमिश्नर को दे दिया गया। इसके अलावा भारत में सिविल सेवाओं के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये 1885 से ही एक पॉपुलर डिमांड थी कि भारत में लोक सेवाएं भारत में ही आयोजित की जाए, तो ये उस दिशा में उठाया गया कदम था। बजट का पृथक्करण किया गया, केंद्रीय बजट और जो राज्यों का बजट है वो अलग किया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना खुद का बजट बनाने का अधिकार दिया गया। तो जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि 1919 के एक्ट में पहली बार बहुत सारी बातें हुई जो इससे पहले नहीं थी। 1919 के एक्ट में एक प्रावधान था कि 10 वर्ष के पश्चात इस संविधान की, इस कानून की जांच के लिए एक आयोग का गठन होगा। लेकिन 10 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे और उस आयोग का गठन कर दिया गया, साइमन कमीशन। आधुनिक भारत में आप साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर साइमन कमीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारियां हैं। हालांकि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें साइमन कमीशन से प्रश्न आते रहे हैं, खास तौर पर साइमन कमीशन की तिथि को लेकर के कि कब उसकी घोषणा की गई, कब उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, साइमन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स कौन कौन थे, भारत में किन दलों ने साइमन कमीशन के साथ कोऑपरेट किया, किन लोगों ने बहिष्कार किया, ये सब प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और साइमन कमीशन की मुख्य सिफारिश क्या थी? द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना, ये सब। आगे चलकर के हम देखेंगे कि साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी, 3 गोलमेज सम्मेलन उन सिफारिशों को आधार बना करके हुए। उसके बाद ब्रिटिश संसद ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया था, फिर एक संयुक्त प्रवर समिति भी बनाई गई थी। ये सब चीजें आप इतिहास में पढ़ेंगे। और आखिर में साइमन कमीशन से लेकर के इस संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट तक का जो निचोड़ था वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसी में सांप्रदायिक अवार्ड भी आ रहा है। ये सब चीजें आप इतिहास में पढ़ेंगे। सांप्रदायिक अवार्ड का अर्थ यह था कि जिस प्रकार से 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे, फिर 1919 के अधिनियम में सिखों को और कुछ अन्य लोगों को जैसे कि ईसाइयों को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को, इस सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था दलितों के लिए। लेकिन इसके ऊपर भारत में गांधी जी सहमत नहीं थे। यरवदा जेल में उन्होंने इसके अगेंस्ट अनशन किया। अंततः कांग्रेस नेताओं और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हो गया जिसको पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। ये बहुत रफली पढ़ना है क्योंकि पूना समझौता और सांप्रदायिक अवार्ड को हम ठीक से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, इतिहास में। यहाँ पर तो बस आप रेफरेंस के तौर पर देख रहे हैं कि ठीक है, 1919 से 1935 के बीच में जो 2 मुख्य घटनाएं संवैधानिक विकास के नाम पर हैं, एक साइमन आयोग और एक सांप्रदायिक अवार्ड। इसके बाद सीधे आ जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1935।
ब्रिटिश संसद ने अपने इतिहास में कभी अपने लिए इतना लंबा चौड़ा कानून नहीं बनाया था जो उन्होंने भारत के लिए बनाया। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, भारतीय संविधान में लगभग इसका 80% हिस्सा ले लिया गया है। यानी भारतीय संविधान के लिए भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। जब अंग्रेजों ने इसको बनाया था तो इसमें बहुत सारी कमियां थी। जब हमने इसको भारतीय संविधान के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया तो हमने उन कमियों को दूर किया। बहरहाल था क्या इसमें, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था जो कभी बना नहीं, और बना नहीं तो हम इसकी डिटेल नहीं देख रहे हैं फिलहाल। लेकिन प्रांतों के शासन से संबंधित जो इसके प्रावधान थे वो लागू किए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी 1919 के एक्ट की, वो समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ करना। राज्यों को उत्तरदायी सरकार का मतलब ब्रिटिश गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। जैसे आधुनिक समय में है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। कुछ यही उम्मीद की गई थी उस समय कि जो गवर्नर है वो भारतीय मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा, अनावश्यक तौर पर वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि विशेष मामलों में गवर्नर के पास और फिर गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर हमेशा से मौजूद थी। प्रांतों में द्वैत शासन खत्म किया गया, लेकिन केंद्र में आरंभ किया गया। तो जो संघीय विषय थे उन्हें स्थानांतरित और आरक्षित में बांटा गया। लेकिन चूंकि 1935 के अधिनियम के जो केंद्रीय शासन से संबंधित प्रावधान थे वो कभी लागू ही नहीं हुए। लागू इसलिए नहीं हुए क्योंकि अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हुआ। तो देश की आजादी तक जो केंद्रीय शासन था वो 1919 के एक्ट से चलता रहा। कुछ अन्य तथ्य, 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था, आप नाम याद कर सकते हैं कहां कहां पर द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। भारत परिषद जो 1858 से ही काम कर रही थी वो खत्म कर दी गई। भारत सचिव का पद नहीं खत्म हुआ, वो रहा, उसकी काउंसिल खत्म कर दी गई, उसको कुछ सलाहकार दे दिए गए। मताधिकार का विस्तार किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग और फेडरल कोर्ट, ये सब 1935 के अधिनियम के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके द्वारा विभाजन और स्वतंत्रता दोनों चीजें साथ साथ आई। आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये सब हम आधुनिक भारत में लेंगे। यहां पर बस आप देख सकते हैं मोटा मोटा कि क्या चीजें कैसे हैं। इसके बाद आप देखिए इस बुक में 2 बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अंतरिम सरकार 1946, यहां से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंतरिम सरकार की डेट पूछी जा रही है। क्या डेट है? 2 सितंबर या कुछ और? 2 सितंबर डेट पूछी जा रही है। कौन कौन लोग उस सरकार में शामिल थे और उनके पास कौन कौन से मंत्रालय थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको 14 के 14 लोग याद कर लेते हैं और ये याद ही करना है, ठीक है।
इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947, यहां पर भी 14 लोग हैं और यहां पर कौन प्रधानमंत्री है, कौन संचार मंत्री है, कौन वित्त मंत्री है, यहां पर भी आपको नाम और विभाग याद करना है। तो इस पूरे चैप्टर में जो प्रश्न आएंगे, अगर अंतिम 2 पेज हम छोड़ दें जहां पर सीधे सीधे अंतरिम सरकार और प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम पूछे जा सकते हैं, दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतरिम सरकार का हिस्सा था, कौन स्वतंत्र मंत्रिमंडल में प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल था और कौन नहीं था, या फिर उनके विभाग। उसके अलावा इन अधिनियमों से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जो प्रावधान लिखे गए हैं कि किस अधिनियम से क्या किया गया, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसके ऊपर आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, उसको सॉल्व करें। और 2 टॉपिक हमें आज कवर करने हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था आपको टेस्ट प्रोग्राम डिस्कस करते हुए कि आपको पहले रीडिंग तेजी से लेनी है, पहला रिवीजन तेजी से खत्म करना है। उसके बावजूद लगभग 1 महीने में हम पूरा संविधान खत्म करेंगे। बहुत तेजी से पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि 10 दिन में खत्म कर देंगे। तो आज का दूसरा टॉपिक जो हम तुरंत इसके बाद लेने जा रहे हैं वो है संविधान का निर्माण। और यहां से मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। स्लो हो जाने का मतलब लेक्चर अभी तक जैसा हुआ ऐसा नहीं होगा। कारण ये है कि इसको मैंने छोड़ा है आधुनिक भारत के लिए। जब हम संविधान के निर्माण से पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और लेक्चर में फैक्ट्स की संख्या बढ़ जाएगी।